चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। होप यू आर डूइंग गुड। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? चलिए, ऑडियो वीडियो इज क्लियर। सो अवर लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज इंडेक्स प्रॉपर्टी। हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी की जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो थी सेंसिटिविटी। सो लास्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी विच वाज अंडर कंसिडरेशन वाज सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या था? सेंसिटिविटी का मतलब था कि डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस और यू कैन से लॉस इन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल अपॉन डिस्टर्बेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल में आल्सो गेट ऑल्टर्ड एट द सेम वाटर कंटेंट अपॉन रीमोल्डिंग। तो सॉइल को रीमोल्ड करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ में जो लॉस होता है उसकी जानकारी कौन देती है? सेंसिटिविटी देती है। फिर हमने सेंसिटिविटी को डिफाइन किया था। इट वाज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन रीमोल्डेड स्टेट। यहां तक की रेफरेंस हमने लास्ट क्लास में निकाल ली थी। Up till here the reference was being drawn in the last class. Clear है चीज? अब कंटिन्यू करते हैं उसके आगे। We'll continue with that only. So next of the index property which is available with us, अगली index property जो available है हमारे पास is termed as, अब उसका ऑर्डर नहीं पता मुझे क्या ऑर्डर था तो मैं उसी के कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ। So next of the property which is available with us is termed as thixotropy. So next of the property which is available is termed as thixotropy of the soil. अब thixotropy क्या होती है सॉइल की? हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि अगर हम सॉइल को रीमोल्ड करें, अगर हम सॉइल को रीमोल्ड करें, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी सेम वाटर कंटेंट पे। अब वो शेयर स्ट्रेंथ कम होने के पीछे आपको दो रीजन बताए थे। पहला रीजन था परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। जब आप सॉइल को रीमोल्ड करोगे कुछ सॉलिड्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जिसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा रीजन था रीअरेंजमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एडसॉर्ब्ड लेयर। तो प्लास्टिक रीअरेंजमेंट हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की एडसॉर्ब्ड लेयर में जिसकी वजह से भी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अभी थिक्सोट्रॉपी क्या होती है? थिक्सोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से वो सॉइल जो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुकी है बिकॉज ऑफ रीमोल्डिंग कुछ स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेती है। तो थिक्सोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से सॉइल जो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर चुकी है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रीमोल्डिंग, उसमें से कुछ पोर्शन को वो रीगेन कर लेती है। अब कौन सा पोर्शन रीगेन कर पाएगी सॉइल अपनी स्ट्रेंथ का? वो स्ट्रेंथ लॉस जो किसकी वजह से हुआ? वाटर मॉलिक्यूल्स के रीअरेंजमेंट की वजह से हुआ। उस स्ट्रेंथ को जब सॉइल रीगेन कर लेती है, सॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं थिक्सोट्रॉपी। तो थिक्सोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से सॉइल ने जो अपनी स्ट्रेंथ लूज करी थी बिकॉज ऑफ रीओरिएंटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन एडसॉर्ब्ड लेयर, इसको रीगेन कर ले, इसको हम बोल देंगे थिक्सोट्रॉपी। पर वो स्ट्रेंथ जो लूज हुई परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड की वजह से, वो रीगेन नहीं हो पाएगी। दैट कैन नॉट बी रीगेन, क्योंकि एक बार अगर सॉलिड परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो गया, इट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। हम उसको दोबारा ओरिजिनल स्टेट में नहीं लेके आ सकते। तो इसका मतलब थिक्सोट्रॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुई हमारे कंस्ट्रक्शन में। अगर हमारी सॉइल कैसी है? सेंसिटिव सॉइल है। तो अगर हमारी सॉइल सेंसिटिव है, जब आप उसकी रीमोल्डिंग करोगे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देगी। पर कुछ टाइम बाद थिक्सोट्रॉपी की वजह से सॉइल अपनी कुछ स्ट्रेंथ को रीगेन भी कर लेगी। तो जब आप डिजाइनिंग करोगे आपको स्ट्रेंथ को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी डिजाइनिंग के अंदर। So while designing any of the component in this particular type of soil, you have to consider thixotropy also. तो एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको थिक्सोट्रॉपी होती क्या है और कहां पर यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर दो सैंपल है सॉइल के, दोनों सैंपल की सेंसिटिविटी अलग अलग है। एक की सेंसिटिविटी ज्यादा है, एक की सेंसिटिविटी कम है। दोनों को रिमोल्ड करेंगे, दोनों की स्ट्रेंथ लॉस होगी परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉलिड की वजह से और रीअरेंजमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। दोनों में परमानेंट डिस्ट्रक्शन सेम हुआ। इसका मतलब पहली वाली सॉइल ने स्ट्रेंथ को ज्यादा लूज क्यों किया?
पहली वाली सॉइल ने स्ट्रेंथ को ज्यादा लूज इसलिए किया क्योंकि उसमें जो रीअरेंजमेंट हुई वाटर मॉलिक्यूल्स की वो ज्यादा निकल के आई। इसका मतलब ये है कि थिक्सोट्रॉपी की वजह से जो स्ट्रेंथ रीगेन होगा वो भी क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। कंक्लूजन क्या मिला, वो सॉइल जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, वो सॉइल जिसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है उसमें थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। यानी वो सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन भी ज्यादा करता है। तो ये बेसिक कहानी है पूरी थिक्सोट्रॉपी की। अब जो भी मैंने आपको बताया उसको लिख देता हूँ टेक्निकली, पर कंसेप्ट क्या है, ये वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से वो अपना कुछ पोर्शन स्ट्रेंथ का जो लॉस कर चुकी है उसको दोबारा रीगेन कर लेती है। कुछ पोर्शन स्ट्रेंथ का जो वो लॉस कर चुकी है उसको दोबारा रीगेन कर लेती है, इसको हम बोल देते हैं थिक्सोट्रॉपी। अब इसको मेंशन कर देता हूं मैं। सो वी कैन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी कैन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, so over a period of time soil regains, so over a period of time soil regains a part, soil regain a part of its lost strength, a part of its lost strength, a part of its lost strength, lost strength on account of remolding, on account of remolding due to due to rehabilitation, due to rehabilitation of water molecules, rehabilitation of water molecules in adsorbed layer, in adsorbed layer of soil, adsorbed layer of soil to attain equilibrium, to attain equilibrium। तो पहला पॉइंट तो मेंशन ये कर लिया कि सॉइल अपनी कुछ स्ट्रेंथ को दोबारा रीगेन कर लेती है बिकॉज ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एडसॉर्ब्ड लेयर। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फ्रॉम दिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय द वर्च्यू ऑफ विच, by the virtue of which it regains a part of its lost strength, a part of its lost strength is termed as thixotropy, is termed as thixotropy। इसको हम बोलते हैं thixotropy, is termed as thixotropy of the soil। वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे स्ट्रेंथ गेन करा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रेंथ गेन नहीं करा रहा, वाटर मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेंथ में लॉस हुआ था वो रीगेन हुआ है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो एडसॉर्ब्ड लेयर में प्रेजेंट थे उनकी ओरिएंटेशन चेंज होने की वजह से जो स्ट्रेंथ में लॉस हुआ था वो रीगेन हो रहा है यहाँ पे। तो वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रेंथ रीगेन नहीं करा रहा है, उनकी ओरिएंटेशन जब दोबारा वापस वही हो गई जो पहले थी तो उनकी वजह से जो स्ट्रेंथ में लॉस हुआ था वो दोबारा रीगेन हो गया। मॉइस्चर कंटेंट इज सेम ऑल द टाइम, मॉइस्चर कंटेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, सारी कहानी सेम वाटर कंटेंट पे चल रही है। तो सेंसिटिविटी थिक्सोट्रॉपी में सारी कहानी सेम वाटर कंटेंट पे चलती है, कोई चेंज नहीं आता वाटर कंटेंट के अंदर, देयर इज नो चेंज इन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं थिक्सोट्रॉपी, इस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज थिक्सोट्रॉपी। फिर एक जानकारी क्या दी आपको, एक जानकारी दी हायर इज द सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल, higher is the thixotropic hardening, higher is the thixotropic, higher is the thixotropic hardening। जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग होगी। तो हायर इज द थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग, तो जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी है उतनी ही ज्यादा क्या मिलेगी, थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग मिलेगी। तो ये पॉइंट भी आपको पीछे बता दिया था, दिस पॉइंट वाज आल्सो बीइंग डिस्कस। अगले पेज पे चले, अगले पेज पे चले। अगर आपको ये चीज मैं कर्व के फॉर्म में दिखाऊं, इफ आई रेफर दिस एंटायर स्टोरी इन द टर्म्स ऑफ कर्व, तो उसको ज्यादा अच्छी तरह रिलेट कर पाओगे। वाई एक्सिस पे हमारी स्ट्रेंथ, तो ऑन वाई एक्सिस स्ट्रेंथ इज बीइंग शोन टू यू, ऑन एक्स एक्सिस टाइम इज बीइंग शोन टू यू। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है, तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेंथ है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है। देखिए पूरी कहानी क्या है, रेफर द एंटायर स्टोरी। तो एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे हमारी स्ट्रेंथ है। तो लेट अस सपोज हमारी सॉइल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है S1,
तो हमारी सॉइल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है S1, ओरिजिनल स्ट्रेंथ इज S1। मैंने सॉइल को रीमोल्ड कर दिया, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सॉइल की ओरिजिनल स्ट्रेंथ है S1 अप टू टाइम T1, मैंने सॉइल को रीमोल्ड किया, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? तो रीमोल्डिंग की वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बिकॉज ऑफ रीमोल्डिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब स्ट्रेंथ कितनी हो गई? कम हो जाएगी, S2 हो गई। सेंसिटिविटी कितनी है सॉइल की? व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस सॉइल? व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस सॉइल? इस सॉइल की सेंसिटिविटी को मैं क्या रिपोर्ट करूंगा? ओरिजिनल स्ट्रेंथ है S1, फाइनल स्ट्रेंथ हो गई S2 अपॉन रीमोल्डिंग। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस सॉइल? सो ओरिजिनल स्ट्रेंथ इज S1, फाइनल स्ट्रेंथ इज S2, तो हमारे सॉइल की सेंसिटिविटी कितनी है? S1/S2, ये हमारी सेंसिटिविटी है। बिल्कुल सही बात है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है? कुछ टाइम बाद, तो टाइम के साथ चलेगी प्रोसेस, सॉइल अपनी कुछ स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेती है। कुछ टाइम बाद सॉइल अपनी लॉस स्ट्रेंथ को रीगेन कर लेती है। इसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपिक हार्डनिंग। दिस इज टर्म्ड एज हार्डनिंग। तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज हार्डनिंग। तो क्या सॉइल उतनी स्ट्रेंथ ही रीगेन करेगी जितनी लूज करी है? नहीं, उसने स्ट्रेंथ को लूज किया S1-S2, पर रीगेन S1-S2 नहीं हुआ है। क्यों? कौन सा पोर्शन रीगेन हुआ है? वही पोर्शन रीगेन हुआ है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के रीअरेंजमेंट की वजह से लॉस हुआ था। सिर्फ वही स्ट्रेंथ रीगेन हुई है जो वाटर मॉलिक्यूल के रीअरेंजमेंट की वजह से लॉस हुई है। इसका मतलब बचा हुआ पोर्शन क्या है हमारा? ये इसका मतलब ये बचा हुआ पोर्शन क्या है हमारा? दिस इज स्ट्रेंथ लॉस, दिस इज स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ soil solid. So strength loss due to permanent destruction of soil solid. तो ये जो स्ट्रेंथ लॉस है किसकी वजह से? दिस पोर्शन ऑफ द स्ट्रेंथ लॉस इज ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल सॉलिड। लेट अस सपोज इस टाइम पे आके, लेट अस सपोज ये हमारा टाइम T1 है, मैंने किसी भी टाइम T2 पे आके दोबारा रीमोल्डिंग कर दी सॉइल की। अगर मैंने सॉइल की दोबारा रीमोल्डिंग कर दी, दोबारा इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंपैरिजन के लिए बेस सेम रखा हूं, मैंने दोबारा स्ट्रेंथ को S2 मान लिया, तो मैंने इसकी दोबारा रीमोल्डिंग करी। अगेन आई हैव डन द रीमोल्डिंग करने से इसकी स्ट्रेंथ दोबारा कम हो गई। फिर से कुछ टाइम बाद क्या करेगी? अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करेगी, तो अगेन हार्डनिंग विल टेक प्लेस। पर फिर से जो स्ट्रेंथ का रीगेन होगा वो उतना नहीं होगा जितना स्ट्रेंथ लॉस हुआ था, उससे कम होगा। क्योंकि जो रीगेन हुई है स्ट्रेंथ की वो किसकी वजह से हुई है? जो रीगेन हुई है स्ट्रेंथ की वो वाटर मॉलिक्यूल्स के रीएडजस्टमेंट की वजह से जो लॉस हुआ था उसी की वजह से हुई है। इसका मतलब जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है हमारा? जो बचा हुआ पोर्शन है वो है स्ट्रेंथ लॉस ड्यू टू परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिड। आपने यहाँ पे आके दोबारा रीमोल्डिंग कर दी, जैसे ही आगे दोबारा रीमोल्डिंग कर दी टाइम T3 पे, दोबारा से स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एंड सो ऑन, कहानी चलती जाएगी, स्टोरी विल कंटिन्यू। तो सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी गो हैंड इन हैंड। जो सेंसिटिविटी है और जो थिक्सोट्रॉपी है वो एक साथ ही चलती है। सेंसिटिविटी हमें ये बताती है सॉइल कितना स्ट्रेंथ लूज करेगी रीमोल्डिंग के बाद। थिक्सोट्रॉपी हमें ये बताती है सॉइल कितनी स्ट्रेंथ को रीगेन करेगी बिकॉज ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एडसॉर्ब्ड लेयर ऑफ द सॉइल। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। वाटर मॉलिक्यूल रीएडजस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ? इट विल डिपेंड। ये तो डिपेंड करेगा ना कि एडसॉर्ब्ड वाटर कितना है। ये एडसॉर्ब्ड वाटर कितना होता है ये भी पीछे बता रखा है आपको। एडसॉर्ब्ड वाटर क्ले में बहुत ज्यादा होता है, 16 से लेकर 17%। सिल्ट में कम होता है, 6 से लेकर 7%। तो ये तो डिपेंड कर जाएगा कौन सी सॉइल है। क्ले और सिल्ट में अलग अलग है, और क्ले में भी कौन सा मिनरल है उस पर और डिपेंड कर जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, मोंटमोरिनो लाइट ज्यादा कितना है या कम है, या एलुवियल सॉइल है या हमारी बेंटोनेट सॉइल है। तो क्ले में भी ये डिपेंड कर जाएगा किस टाइप का मिनरल प्रेजेंट है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ना फिक्स है। इस वैल्यू इज नॉट फिक्स। एक तो ये डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, आप टाइम दो और ज्यादा हार्डनिंग हो जाएगी, मोर हार्डनिंग विल टेक प्लेस। टू सॉइल्स हैव डिफरेंट सेंसिटिविटी, देन द स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? ये सेंसिटिविटी स्ट्रेंथ थोड़ी बताता है, सेंसिटिविटी तो ये बताता है कितनी स्ट्रेंथ लूज करेगा रिमोल्डिंग से। सेंसिटिविटी हमें ये बताता है सॉइल कितनी स्ट्रेंथ लूज करेगी रिमोल्डिंग से। तो इनिशियली किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है ये कैसे पता कर लोगे? वो तो बस मुझे ये बता देगा कौन सी सॉइल ज्यादा स्ट्रेंथ लूज करेगी, कौन सी सॉइल कम स्ट्रेंथ लूज करेगी। क्लियर है पूरी स्टोरी?
रीड करना है इसमें से कुछ भी? तो ये भी हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी थी सॉइल की. दिस वाज आल्सो द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. द नेक्स्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, अगली इंडेक्स प्रॉपर्टी जो अवेलेबल है हमारे पास इज टर्म्ड एज एक्टिविटी. सो नेक्स्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज एक्टिविटी ऑफ द सॉइल. अब एक्टिविटी का सिग्निफिकेंस भी आपको पीछे बता रखा है, बस मैंने नाम नहीं बोला था एक्टिविटी. जैसे एग्जांपल, मुझे बताओ अगर मुझे सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी या वॉल्यूम चेंज को मेजर करना है, हम कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे? अगर हम सॉइल की वॉल्यूम चेंज या कंप्रेसिबिलिटी को रिपोर्ट करना चाहते हैं, हम उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे? विच प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड? अगर हमें सॉइल में वॉल्यूम चेंज या कंप्रेसिबिलिटी को एनालाइज करना है, विच प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड बाय अस? हम यूज करेंगे या तो लिक्विड लिमिट को, हम यूज करेंगे या तो श्रिंकेज लिमिट को, हम यूज करेंगे या तो श्रिंकेज इंडेक्स को. I'll use either the liquid limit, I'll use either the shrinkage limit, I'll use either the shrinkage index. ये तीन प्रॉपर्टीज अवेलेबल है हमारे पास. These 3 points are available. पर ये सारी की सारी रिलेटिव प्रॉपर्टीज थी. कहने का मतलब है जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा, उस सॉइल में वॉल्यूम चेंज क्या होंगे? जिस सॉइल की लिक्विड लिमिट ज्यादा, उस सॉइल में वॉल्यूम चेंज क्या होंगे? The soil which has higher liquid limit, it will show more volume change, less volume change. जिस सॉइल की लिक्विड में ज्यादा होगी उसमें वॉल्यूम चेंज क्या होगा? ज्यादा होगा. पर कितना ज्यादा होगा? उस सॉइल में वॉल्यूम चेंज कितना ज्यादा होगा? तो लिक्विड लिमिट ज्यादा, वॉल्यूम चेंज ज्यादा, पर कितना ज्यादा? ये नहीं बताया जा सकता. कैन नॉट बी रेफर्ड. इसका मतलब पीछे वाली प्रॉपर्टीज रिलेटिव थी. अब ये जो एक्टिविटी है ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है. तो पीछे वाली प्रॉपर्टीज हमें ये तो बता देंगे कि वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा या कम होगा या कितना होगा, एक दूसरे के रिलेटिव, पर एब्सोल्यूट टर्म में कितना होगा ये नहीं निकाल पाएंगे. तो हमारे को जरूरत पड़ी एक और प्रॉपर्टी की जो आपको एब्सोल्यूट वॉल्यूम चेंज बता दे, और वो कौन बताता है? एक्टिविटी बताता है. तो एक्टिविटी एक और प्रॉपर्टी आ गई सॉइल की जो आपको वॉल्यूम चेंज बताएगी, पर ये वॉल्यूम चेंज आपको एब्सोल्यूट टर्म में बता देगी कि हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम चेंज विल टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल depending upon its liquid limit or depending upon its type of clay content. क्लियर है चीज? तो फिर से एक्टिविटी का बेसिक कंसेप्ट दे दिया आपको. अब टेक्निकली डिफाइन कर लेते हैं इसको. अब एक्टिविटी है क्या? तो वी कैन से द बिहेवियर ऑफ द सॉइल. हम बोल सकते हैं जो सॉइल का बिहेवियर है. सो द बिहेवियर ऑफ द सॉइल, द बिहेवियर ऑफ सॉइल, द बिहेवियर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, behavior of soil depends on type of mineral, depends upon type of mineral, amount of mineral, depends upon amount of mineral and amount of mineral and amount of water in adsorbed layer, amount of water in adsorbed layer of soil solids. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है स्कैम्पटन डिफाइंड अ पैरामीटर. स्कैम्पटन ने एक पैरामीटर डिफाइन किया टर्म्ड एज एक्टिविटी. तो स्कैम्पटन डिफाइंड अ पैरामीटर टर्म्ड एज एक्टिविटी. So termed as activity which represents the compressibility in absolute term, which represents the compressibility or volume change, जो हमें compressibility बताता है या volume change बताता है in soil in absolute term with water content. तो वाटर कंटेंट के चेंज होने के साथ कितना वॉल्यूम चेंज होगा वो हमें कौन बता देगा? वो हमें एक्टिविटी बता देगी. अब एक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया है हमने? हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड? तो याद रखना ये पैरामीटर स्कैम्पटन ने दिया, ऑब्जेक्टिव में पूछता है एक्टिविटी पैरामीटर कौन से रेफरेंस से निकल के आती है? वो स्कैम्पटन के रेफरेंस से निकल के आती है. सो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, एक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, डिफाइंड रेशियो ऑफ किसका? ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स and percentage of the particle having size less than 2 micron.
ये 2 माइक्रोन साइज किसकी होती है? ये क्ले की होती है, सो इट इज टर्म्ड एज क्ले साइज। तो एक्टिविटी कैसे डिफाइंड है? एक्टिविटी इज डिफाइंड है रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल हैविंग साइज लेस देन 2 माइक्रोन। तो सी का मतलब क्या है यहाँ पे? परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो वो पार्टिकल जिनकी साइज 2 माइक्रोन से क्या है? छोटी है। क्ले का साइज होता है, ये भी आगे डिस्कस कर दूंगा मैं, आई डिस्कस दिस पॉइंट। तो एक्टिविटी हमें ये बताती है कि सॉइल में वॉल्यूम चेंज कितना होगा वाटर कंटेंट के बदलने के साथ। यही चीज और पहले कौन बता रहा था? ये हमें लिक्विड लिमिट भी बता रही थी, ये हमें श्रिंकेज लिमिट भी बता रही थी, ये हमें श्रिंकेज इंडेक्स भी बता रहा था। पर एक्टिविटी एब्सोल्यूट टर्म में ये सारी जानकारी निकाल के देती है। एक्टिविटी गिव्स दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट टर्म। कैसे? इसको भी रेफर करके बता देता हूँ, आई कैन रेफर दिस पॉइंट ऑल्सो। कैसे? इसको हम एनालाइज करें, अगर इफ आई एनालाइज दिस पॉइंट, तो अगर इस चीज को एनालाइज करें, सो वी कैन से एक्टिविटी, so we can say activity, then activity, then we can say value, so we can say value। so inactive soil, तो हम बोल देंगे inactive soil, then we have normal soil, फिर हमारे पास है normal soil, फिर हमारे पास है active soil। तो इनएक्टिव सॉइल वो सॉइल होती है जिसकी एक्टिविटी की वैल्यू कम हो 0.75 से। नॉर्मल सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें एक्टिविटी की वैल्यू हो 0.75 से लेके 1.25 के बीच में, तो 0.75 से लेके 1.25 के बीच में। और एक्टिव सॉइल वो होती है जिसकी एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज्यादा, द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी ऑफ विच इज मोर देन 1.25। तो हम एक्टिविटी के बिहाफ पे डायरेक्टली बता देते हैं सॉइल में वॉल्यूम चेंज कितना होगा। तो अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से कम है, हम बोलेंगे इनएक्टिव सॉइल है। अगर इनएक्टिव सॉइल है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंजेस आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर एक्टिविटी है 0.75 से लेके 1.25 के बीच में, हम बोलेंगे नॉर्मल सॉइल है, तो नॉर्मल एक्टिव सॉइल है। अगर हम बोलेंगे एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से ज्यादा है, इसका मतलब सॉइल इज हाईली एक्टिव। ये चीज जो मैंने आपको टेबल के फॉर्म में दिखाई है, मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। आई कैन रेफर द सेम इंफॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ ग्राफ ऑल्सो। So this is the reference of the activity in terms of graph। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है y एक्सिस पे, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल है x एक्सिस पे। तो अगर हमारे एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से कम है, तो अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से कम है, वील से इनएक्टिव सॉइल। तो इस रीजन में अगर सॉइल आई वो इनएक्टिव होगी। अगर एक्टिविटी की वैल्यू है 1.25 से लेके, तो अगर एक्टिविटी की वैल्यू है 1.25 से लेके 0.75 के बीच में, तो 1.25 से लेके 0.75 के बीच में हम बोलेंगे नॉर्मल सॉइल। तो वील से सॉइल इज नॉर्मल। अगर एक्टिविटी की वैल्यू है 1.25 से ज्यादा, वील से इट इज एक्टिव सॉइल। ये हमारी एक्टिव सॉइल है। अभी जो एक्टिविटी है यानी जो वॉल्यूम चेंज है, हमें पता है किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कि डिपेंडेंट होता है टाइप ऑफ क्ले मिनरल, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ क्ले मिनरल, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द एडसॉर्ब्ड लेयर। अब कौन से मिनरल की एक्टिविटी कितनी ज्यादा होती है, पीछे कोई पूछ रहा था ये, तो कौन से मिनरल की एक्टिविटी कितनी ज्यादा होती है वो हम सेपरेटली रेफर कर सकते हैं। कैसे? तो वी कैन से टाइप ऑफ क्ले मिनरल, तो मैं बोल सकता हूँ टाइप ऑफ क्ले मिनरल। सो टाइप ऑफ क्ले मिनरल, सो टाइप ऑफ क्ले मिनरल एंड इट्स एक्टिविटी। अब कौन कौन से क्ले मिनरल है अभी आगे करेंगे। तो वील से केओलिनाइट, तो पहला क्ले मिनरल केओलिनाइट, देन वी हैव इलाइट, then we have elite, then we have montmorillonite, then we have montmorillonite, so montmorillonite। activity of kaolinite is in the range of 0.4 to 0.9। तो इसकी एक्टिविटी होती है 0.4 से लेके 0.9 के बीच में। elite 0.5 से लेके 1 के बीच में, montmorillonite 1 से लेके 7 के बीच में। और अगर जानकारी लेनी है सोडियम montmorillonite, सोडियम montmorillonite, सोडियम मोंटमोरिनोलाइट एंड कैल्शियम मोंटमोरिनोलाइट, इसकी वैल्यू है 4 से लेके 7 के बीच में, और कैल्शियम मोंटमोरिनोलाइट की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 1.5। अब चेक करो, केओलिनाइट की अगर एक्टिविटी 0.4 से लेके 0.9 के बीच में है, या ये रेंज मैंने ज्यादा बता दी आपको, लेट अस सपोज 0.5। अगर केओलिनाइट की एक्टिविटी 0.4 से लेके 0.5 के बीच में, अपर रेंज 0.9 तक भी जाती है, पर उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो अगर केओलिनाइट की एक्टिविटी 0.4 से लेके 0.5 के बीच में है, अगर केओलिनाइट किसी भी सॉइल में हुआ, वो एक्टिव होगी या इनएक्टिव होगी। अगर किसी भी सॉइल में आपको केओलिनाइट मिनरल मिले,
जिसकी एक्टिविटी है 0.4 से लेके 0.5 के बीच में, वो सॉइल कैसी होगी, इनएक्टिव होगी, यानी वॉल्यूम चेंजेस क्या मिलेंगे आपको, बहुत ही कम मिलेंगे विद चेंज इन वाटर कंटेंट। अगर किसी भी सॉइल में इलाइट हुआ जिसकी एक्टिविटी है 0.5 से लेके 1 के बीच में, तो 0.5 से लेके 1 के बीच में आ गई ये वैल्यू, इसका मतलब वो नॉर्मल एक्टिव सॉइल होगी, यानी वॉल्यूम चेंजेस इंटरमीडिएट होंगे। पर अगर किसी भी सॉइल में मॉन्ट मोरिनोलाइट हुआ जिसकी एक्टिविटी की रेंज क्या है 1 से लेके 7, बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, इसका मतलब वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज्यादा निकल के आएंगे। मॉन्ट मोरिनोलाइट में भी सोडियम मॉन्ट मोरिनोलाइट की एक्टिविटी ज्यादा होती है, कैल्शियम मॉन्ट मोरिनोलाइट की एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है। तो ये जानकारी दी हुई है आपको कौन से क्ले मिनरल की कितनी एक्टिविटी है, विच ऑफ द क्ले मिनरल हैज विच एक्टिविटी। इसका मतलब अब बताओ, इसका मतलब ये बताओ वॉल्यूम चेंजेस या कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए कौन कौन से पैरामीटर है। इसका मतलब ये बताओ वॉल्यूम चेंजेस, हेंस वॉल्यूम चेंजेस या कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए कौन कौन से पैरामीटर है हमारे पास। हेंस इन ऑर्डर टू फाइंड वॉल्यूम चेंजेस एंड कंप्रेसिबिलिटी व्हाट पैरामीटर्स आर अवेलेबल विद अस। वॉल्यूम चेंजेस और कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए कौन कौन से पैरामीटर आ गया, लिक्विड लिमिट आ गई, श्रिंकेज लिमिट आ गई, श्रिंकेज इंडेक्स आ गया, इसका मतलब और एक्टिविटी भी आ गई, हेंस एक्टिविटी भी आ गई। इट मींस मरीन सॉइल इज मोर एक्टिव। किस बिहाफ पे बोला आपने मरीन सॉइल ज्यादा एक्टिव है, ऑन विच बिहाफ यू आर सेइंग मरीन सॉइल इज मोर एक्टिव। बिल्कुल सही बात है। So on which behalf you are saying that marine soil is more active? How activity is related with the water content? एक्टिविटी कैसे लिंक्ड है वाटर कंटेंट के साथ, जितना ज्यादा क्ले परसेंट होगा उतनी ज्यादा वाटर कंटेंट होगी एडसॉर्ब्ड लेयर में, उतनी कम वाटर कंटेंट होगी एडसॉर्ब्ड लेयर में। जितनी ज्यादा क्ले की परसेंटेज होगी उतना ज्यादा आपको वाटर कंटेंट मिलेगा, उतना कम आपको वाटर कंटेंट मिलेगा एडसॉर्ब्ड लेयर में। मोर इज द परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल्स, मोर इज द एडसॉर्ब्ड वाटर, लेसर इज द एडसॉर्ब्ड वाटर। जितना ज्यादा क्ले कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा आपको एडसॉर्ब्ड वाटर मिलेगा। So more is the adsorbed water. So activity is linked with the adsorbed water also. Activity linked है adsorbed water के साथ। Clear point? Repeat करना है इस पे कुछ भी? Any step to be referred from this now for anyone? कोई सा भी step repeat करना उसमें से किसी के लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। We'll continue forward. लास्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, जो लास्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी है सॉइल की, अब उसकी रेफरेंस निकाल रहे हैं। तो लास्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल व्हिच इज अवेलेबल विद अस इज टर्म्ड एज कोलैप्सिबिलिटी। तो लास्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज कोलैप्सिबिलिटी। नाम में लिखा हुआ है कोलैप्सिबिलिटी, ये वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिससे वो कोलैप्स हो जाती है। नाम में लिखा हुआ है ये वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिससे वो कोलैप्स हो जाती है। अब कोलैप्स हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ये वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से सॉइल का वॉल्यूम कम हो जाता है। सॉइल का वॉल्यूम कम हो जाता है, पर इस बार किस वजह से, इस बार यहाँ पे क्या किया, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल लोड। तो पीछे हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा था वाटर कंटेंट के बदलने से, पीछे हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा था वाटर कंटेंट के बदलने से। यहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं चेंज कर रहे हम, इस केस में वाटर कंटेंट नहीं चेंज कर रहे, इस केस में हम लोड बढ़ा रहे हैं। तो कोलैप्सिबल सॉइल वो सॉइल होता है जिसका वॉल्यूम में डिक्रीज बहुत ज्यादा निकल के आता है, जिसके वॉल्यूम में डिक्रीज बहुत ज्यादा निकल के आता है जैसे ही आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करते हो। जैसे इसका परफेक्ट एग्जांपल है, आपको डे टू डे लाइफ में मिलेगा। कहां पर, आपके घर के आसपास या आपके घर में कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। अगर हो रही है आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन, उसको ऑब्जर्व करना, बाहर सैंड पड़ी होती है, तो हम कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सैंड यूज करते हैं, तो उस सैंड को ऑब्जर्व करना, वो एक कोलैप्सिबल सॉइल का एग्जांपल है। कैसे एग्जांपल है कोलैप्सिबल सॉइल का, उसमें हनी कॉम्बिंग हो रखी होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल मॉइस्चर, तो वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हनी कॉम्बिंग है उसके अंदर। आप उस सॉइल के ऊपर लोड अप्लाई करना, जैसे एग्जांपल लेना, पास में ही ग्रेवल पड़ा होगा, सैंड भी होते हैं ग्रेवल भी होता है, उस ग्रेवल को थ्रो करना सैंड के अंदर, वो सैंड बैठ जाएगी नीचे, इट विल सेटल डाउन, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह की सॉइल को हम बोलते हैं कोलैप्सिबल सॉइल। तो वो सॉइल जिसमें ड्रास्टिक डिक्रीज हो जाए वॉल्यूम का, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल। और सॉइल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, कोलैप्सिबिलिटी बोल देते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोलैप्सिबिलिटी। अभी बेसिक कंसेप्ट है कोलैप्सिबिलिटी का, बाकी मैं टेक्निकल रेफरेंस लिख देता हूँ इसकी।
अब क्या बोल रही है टेक्निकल रेफरेंस इसकी? इट सेज द सॉइल इन विच, सो इट सेज द सॉइल इन विच, द सॉइल इन विच large decrease, the soil in which large decrease in its volume, large decrease in its volume, the soil in which large decrease in its volume takes place, large decrease in its volume takes place due to increase in external pressure, due to increase in external pressure, due to increase in external pressure, due to increase in external pressure is termed as collapsible soil, is termed as collapsible soil, is termed as collapsible soil, collapsible soil is termed as collapsible soil. Or you can say, or we can say in which large decrease in volume takes place, large decrease in volume takes place, in volume takes place due to increase in water content, due to increase in water content, due to increase in water content at constant external pressure, at constant external pressure or external load, at constant external pressure और एक्सटर्नल लोड. तो दोनों तरीकों से डिफाइन कर रखा है. जैसे एग्जांपल है हमारा लूज सॉइल, तो एग्जांपल है हमारा लूज सॉइल, एग्जांपल है लूज सॉइल. देन सैंड ड्यून्स, एग्जांपल है सैंड ड्यून्स. जैसे एग्जांपल है फाइन सैंड एंड सिल्ट, फाइन सैंड एंड सिल्ट. रेफर द एंटायर स्टोरी. देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द एंटायर स्टोरी. हाँ, कंस्ट्रक्शन में देखा है. चलिए रेफर द एंटायर स्टोरी. अब कोलैप्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कोलैप्सिबिलिटी का एक समझने का तरीका तो बता दिया था, दूसरा तरीका मैं मेंशन कर दिया. तो कोलैप्सिबल सॉइल वो सॉइल होती है जिसके वॉल्यूम में लार्ज डिक्रीज मिले, जिसके वॉल्यूम में लार्ज डिक्रीज मिले सेम वाटर कंटेंट पे लोड अप्लाने के बाद. अब उसी सैंड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो अभी मैंने बताई आपको कि कंस्ट्रक्शन में सैंड यूज होती है. आपने उसके ऊपर एग्रीगेट यानी ग्रेवल को फेंका, तो हमारे सैंड का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, वाटर कंटेंट में चेंज नहीं आया. दूसरा तरीका इसी कोलैप्सिबिलिटी को समझने का. अब आप उसके ऊपर प्रेशर चेंज मत करो, यानी आप कोई चीज अप्लाई नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, पर उसका वाटर कंटेंट बढ़ा दो, इंक्रीज दी वाटर कंटेंट. और इसको भी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना, जो सैंड आपको बाहर कंस्ट्रक्शन साइट पे पड़ी हुई मिलेगी, उसके ऊपर एक ग्लास डालना पानी का. एड दी ग्लास ऑफ वाटर ओवर दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ द सैंड. जैसे ही आप पानी डोलोगे उस सैंड के सैंपल के ऊपर, फिर से सैंड बैठ जाएगी नीचे. अगेन दी सैंड विल सेटल, यानी वॉल्यूम चेंज होगा उसका. और ये वॉल्यूम चेंज कैसे है? डिक्रीजिंग है. तो कोलैप्सिबल सॉइल वो सॉइल भी हो सकती है जिसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इट्स वाटर कंटेंट एट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. इसको भी हम क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं. इसका मतलब कोलैप्सिबिलिटी जस्ट उल्टी है कंप्रेसिबिलिटी की. इसका मतलब कोलैप्सिबिलिटी जस्ट उल्टी है कंप्रेसिबिलिटी की. जो पीछे वाली हमारी सॉइल थी फाइन ग्रेन सॉइल, पीछे वाली जो सॉइल थी हमारी फाइन ग्रेन सॉइल, कंप्रेसिबल सॉइल, अगर मैं उसका वाटर कंटेंट बढ़ाऊं, वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? जो पीछे वाली सॉइल थी हमारी, जिनको हम कोलैप्सिबल सॉइल बोलते हैं, उनके वाटर कंटेंट के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? जो पीछे वाली सॉइल थी हमारी, जिनको हम कंप्रेसिबल सॉइल बोल रहे थे, वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ उनका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? इस वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो वो कंप्रेसिबल सॉइल थी. पर इस बार वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है? पर कोलैप्सिबल सॉइल में वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रहा है. तो ध्यान रखना. तो पिछले वाले केस में जो कंप्रेसिबल सॉइल थी, वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा. यहाँ पे अगर वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज. तो जस्ट उल्टी चीजें हैं ये. अब यहाँ पर वाटर कंटेंट बढ़ने के साथ वॉल्यूम कैसे घटा, इसका मैकेनिज्म अभी आपको समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ वॉल्यूम कैसे घटा,
इसका मैकेनिज्म अभी समझ में नहीं आएगा, इसके लिए 2-3 कंसेप्ट और चाहिए। जब मैं वो कंसेप्ट डिस्कस कर लूंगा आपको ये पॉइंट खुद ही बता दूंगा मैं। आई डिस्कस दिस पॉइंट ऑन माय ओन। पर अभी के लिए कोलैप्सिबल सॉइल वो सॉइल होते हैं जिनका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर चीज। अब मुझे ये कोलैप्सिबिलिटी मेजर करनी है। आई हैव टू मेजर दिस कोलैप्सिबिलिटी। कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर नोन एज कोलैप्स पोटेंशियल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कोलैप्सिबिलिटी, next point says collapsibility of the soil. Collapsibility of the soil is measured. Collapsibility of the soil is measured in terms of parameter. In terms of parameter, collapse potential. In terms of the parameter, collapse potential. अब collapse potential कैसे defined है? It is defined as ratio of collapse potential. It is defined as ratio of decrease in. So it is defined as the ratio of decrease in volume of the soil. Decrease in volume of the soil. Decrease in volume of the soil to its original volume. To its original volume with increase in water content. With increase in water content. With increase in water content. अब सॉइल में कितना वॉल्यूम डिक्रीज होगा वाटर कंटेंट के बढ़ने के साथ, ये हमें कौन बताता है? ये एक पैरामीटर बताता है जिसको हम बोलते हैं कोलैप्स पोटेंशियल। और कोलैप्स पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल अपॉन इंक्रीज इन वाटर कंटेंट। फिर हमें ये भी पता है सॉइल के अंदर सारा वॉल्यूम चेंज किस में दिखता है? हाइट में, क्योंकि एरिया क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ये मैंने आपको शुरू में बता रखा है। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया इंटू चेंज इन द हाइट ऑफ द सॉइल। ओरिजिनल वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? एरिया इंटू ओरिजिनल हाइट ऑफ द सॉइल। तो एरिया कैंसल आउट हो गया, तो आप इसको किसके टर्म में लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो हाइट के टर्म में भी। सो कोलैप्स पोटेंशियल कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ हाइट। फिर मुझे ये भी पता है मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूँ वॉइड रेशियो के टर्म में और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में। तो हम बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ओरिजिनल वॉइड रेशियो। ये चीज मैंने आपको डायरेक्टली बता दी है। डायरेक्टली बता दी है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे? हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है V1, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये जानकारी आपको दे रखी है पहले भी मैंने। दिस इंफॉर्मेशन आई हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। सो दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिस्कस अर्लियर आल्सो। तो ये पहले भी मैंने आपको जानकारी दे रखी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम कैसे वॉल्यूम ऑफ सॉइल के टर्म में लिख सकते हैं? हाउ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में? तो अगर मेरे को ये लास्ट वाली रिलेशनशिप डिराइव करनी है, अगर मुझे ये लास्ट वाली रिलेशनशिप डिराइव करनी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, उल्टी लिख दिया, इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी वॉइड रेशियो के लिए। दिस रिलेशनशिप आई हैव डिस्कस इन द केस ऑफ वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहां से ही रिलेशनशिप निकाल के बताई थी मैंने आपको। फ्रॉम हियर द रिलेशनशिप वाज बीइंग डिराइव्ड। ये कंसोलिडेशन में भी यूज होता है कंसेप्ट। बेटा कंसोलिडेशन तब होती है, कंसोलिडेशन तब होती है जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% हो, और अभी हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं है। प्रेजेंटली अवर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज नॉट 100%। तो कंसोलिडेशन के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होनी चाहिए या 100% होनी चाहिए। अभी हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि कोलैप्सिबिलिटी के मैकेनिज्म को मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि इसके लिए 2-3 कंसेप्ट और चाहिए। हियर 2-3 कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड आर मोर। तो अभी रिलेशनशिप मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बीच में। कैसे डिराइव किया था इसको मैंने? दोनों तरफ 1 जोड़ दिया था। तो दोनों तरफ अगर मैं 1 जोड़ दूं, अगर दोनों तरफ मैं 1 जोड़ दूं, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आगे रिलेशनशिप निकल के। तो हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट कैन बी रेफर्ड? तो अगर मैं इसको यूज करूं, इफ आई यूज दिस रिलेशनशिप, मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये हमारी वॉइड रेशियो निकल के आ जाएगी। तो इसको मैं ई लिख रहा हूँ, ई नोट नहीं लिख रहा हूँ। सो 1 प्लस वॉइड रेशियो। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो आप कोलैप्स पोटेंशियल को वॉइड रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो कोलैप्स पोटेंशियल है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम
अब मुझे चेंज इन वॉल्यूम लिखना है, तो चेंज इन वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में। कैसे लिखूं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस वॉइड रेशियो, बाद में कितनी हो गई वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस वॉइड रेशियो E1, या आप इसको ई फाइनल बोल सकते हो। तो ई नॉट, इसको मैंने बोल दिया ई फाइनल, डिवाइड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1 प्लस वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैंसिल आउट हो गया, तो कोलैप्स पोटेंशियल कितनी आ गई निकल के? कोलैप्स पोटेंशियल निकल के आ गई हमारी ई नॉट माइनस ई फाइनल अपॉन 1 प्लस ई नॉट। व्हाट इज ई नॉट माइनस ई फाइनल? दिस इज चेंज इन वॉइड रेशियो। तो कोलैप्स पोटेंशियल कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो। आप कोलैप्स पोटेंशियल को वॉइड रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो हाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं, और वॉइड रेशियो के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो कोलैप्सिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है सॉइल की जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कब? अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया सेम प्रेशर पे, या अगर आपने प्रेशर बढ़ाया सेम वाटर कंटेंट पे। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोलैप्सिबिलिटी ऑफ द सॉइल। कौन बताता है सॉइल की कोलैप्सिबिलिटी? एक पैरामीटर बताता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? कोलैप्स पोटेंशियल बोल देते हैं। अब कितने कोलैप्स पोटेंशियल पे कितनी वॉल्यूम चेंज होती है वो हम सेपरेटली रेफर कर सकते हैं। दैट वी कैन बी रेफर्ड सेपरेटली। तो उसको मैं टेबल के फॉर्म में बता देता हूँ आपको। दैट कैन बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो कैसे रेफर कर सकते हैं? तो ये कोलैप्स पोटेंशियल है हमारी, दिस इज सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो दिस इज सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो कोलैप्स पोटेंशियल 0 से 1%, कोलैप्स पोटेंशियल 1 से 5%, कोलैप्स पोटेंशियल 5 से लेकर 10%, कोलैप्स पोटेंशियल 10 से लेकर 20%, कोलैप्स पोटेंशियल 10 से लेकर 20%। तो यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाएगी। तो 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20। सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोलैप्स पोटेंशियल बढ़ा तो मॉडरेट प्रॉब्लम, सो मॉडरेट प्रॉब्लम। सो इसके बाद प्रॉब्लम मॉडरेट हो जाएगी, सो मॉडरेट प्रॉब्लम, सो मॉडरेट प्रॉब्लम। देन 5 से लेकर 10% ट्रबल है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। अगर और बढ़ी तो सिवियर ट्रबल है, तो सिवियर ट्रबल है, तो सिवियर ट्रबल है। तो अगर किसी सॉइल की कोलैप्स पोटेंशियल 20% से ज्यादा हुई, आप उसको यूज नहीं करोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विड लिमिट। बेटा वो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज होती है लिक्विड लिमिट, ये फाइन ग्रेन सॉइल नहीं है। कोलैप्सिबिलिटी इज नॉट बीइंग डिफाइंड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। जो हमारी कंसिस्टेंसी लिमिट थी वो फाइन ग्रेन सॉइल की थी। कोलैप्सिबिलिटी नहीं मिलती है फाइन ग्रेन सॉइल में, कोई लेना देना नहीं है दोनों का। इसलिए पीछे रिलेशन भी निकाल के बताइए आपको कि कंप्रेसिबल सॉइल में वाटर कंटेंट बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे कोलैप्सिबल सॉइल में वाटर कंटेंट बढ़ाओगे वॉल्यूम घटेगा। वो फाइन ग्रेन सॉइल है, ये नहीं है फाइन ग्रेन सॉइल। बोथ आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बोथ आर टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो अगर किसी कंस्ट्रक्शन में हमारी कोलैप्स पोटेंशियल 20% से ज्यादा आ रही है, आप उसे यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर 20% से ज्यादा हुई कोलैप्स पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरी सीवियर ट्रबल। तो वेरी सीवियर ट्रबल, तो इट इज नॉट फिट फॉर कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं है हमारी सॉइल। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, तो कोलैप्स पोटेंशियल और लिक्विड लिमिट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोलैप्सिबिलिटी इज नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। कोई फाइन ग्रेन सॉइल में कोलैप्सिबिलिटी नहीं निकल के आती। तो दोनों को रिलेट मत करने बैठ जाना। अगर पूछ ही रहे हो इतना, जो मैं बताना नहीं चाहता हूं अभी आपको, कोलैप्सिबिलिटी मिलती है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी वाटर। अब पूछने लग जाओगे कैपिलरी वाटर क्या होता है, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, हेंस आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। तो जब हम कैपिलरिटी डिस्कस कर लेंगे, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट कैपिलरिटी, वी विल डिस्कस अबाउट दिस कांसेप्ट आल्सो। तो जब हम कैपिलरिटी को डिस्कस कर लेंगे तब इस कांसेप्ट को दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी तक हमें कैपिलरिटी के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसलिए बस आपको प्रॉपर्टी लिख के बता दी है, हेंस आई हैव गिवन यू द प्रॉपर्टी आल्सो। तो प्रॉपर्टी की जानकारी दे दी है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी इज गिवन। इसका मैकेनिज्म अभी आगे बताया जाएगा आपको, मैकेनिज्म विल बी डिस्कस इन ड्यू कोर्स। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें कुछ भी अब? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? इसका मतलब जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टी है सॉइल की वो सारी कवर कर ली है। बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हो कोलैप्सिबिलिटी, यू कैन रिड्यूस द कोलैप्सिबिलिटी, रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट और सैचुरेट द सॉइल। आइदर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट और सैचुरेट द सॉइल। फिर से कैसे हुआ कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि वो भी आगे करेंगे हम। तो सारी कहानी बेस्ड है कैपिलरिटी के ऊपर।
तो हम कोलैप्सिबिलिटी को घटा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं वो देखेंगे आगे, लेट विल सी। क्लियर है पूरी स्टोरी? तो जितनी भी आपकी इंडेक्स प्रॉपर्टी थी वो सारी बता दी आपको। ऑल टाइप्स ऑफ इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल आई हैव डिस्कस्ड इन फुल डिटेल। अब लास्ट में कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं जो आपको अपने ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान रखना है क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस बिटवीन इनऑर्गेनिक, तो डिफरेंसेस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉइल। आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये सारी स्टैंडर्ड चीजें हैं जो भी आगे करेंगे हम। फॉर सैचुरेटेड सॉइल कोलैप्सिबिलिटी कैन बी इक्वल टू सेटलमेंट। सैचुरेटेड सॉइल में कोलैप्सिबिलिटी मिलती नहीं है, तो क्यों अपना दिमाग मार रहे हो जब आधी चीजें पता है? तो अभी बोला जब कैपिलरिटी करेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, मतलब कुछ भी बोलते जाना है। फॉर सैचुरेटेड सॉइल कोलैप्सिबिलिटी कैन बी इक्वल टू सेटलमेंट। इसलिए बोलता हूँ सारी बड़ी बड़ी बातें मत क्या करो जब तक चीजों का मतलब नहीं पता हो। डोंट ट्राई टू पुट दोस वर्ड्स इन एवरी स्टेटमेंट, क्योंकि हर चीज का एक टेक्निकल मतलब होता है। सॉइल अगर सैचुरेट हो जाए कोई कोलैप्सिबिलिटी नहीं होगी उसकी। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। अब क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल में? पहला पॉइंट बोल रहा है लिक्विड लिमिट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल। लिक्विड लिमिट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल not of volcanic origin, not of volcanic origin, not of volcanic origin, not of volcanic origin is rarely greater than 100%, is rarely greater than 100%। तो क्या प्रॉपर्टी बताइए आपको कि अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है नॉट ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है जो वॉल्केनिक ओरिजिन की नहीं है, एग्जांपल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल, ये देखो अब सो के जागा है, ये रहे एग्जांपल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल, ये पढ़ लो। एक नहीं देखो कितने एग्जांपल दिए हुए हैं। जब बता रहा होता हूं तब सो रहे होते हो क्या? ये लिखा तो है, शुरू में बताया था एग्जांपल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल। कितने एग्जांपल बता रखे हैं? लूज है, सैंड ड्यून्स है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, ये सारे एग्जांपल है कोलैप्सिबल सॉइल के। अब और कौन से एग्जांपल बताऊं आपको? चलिए हाँ, डिस्कस क्या कर रहे थे? ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल में क्या डिफरेंस होता है। अगर सॉइल इनऑर्गेनिक है उसकी लिक्विड लिमिट आपको 100% से ऊपर मिलेगी नहीं, अगर वो वॉल्केनिक ओरिजिन की नहीं हो। हाँ, अगर वो इनऑर्गेनिक सॉइल है और वॉल्केनिक ओरिजिन की है, हो सकता है उसकी लिक्विड लिमिट 100% से ऊपर चली जाए। पर अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है नॉट ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, इसकी लिक्विड लिमिट हमेशा 100% से कम होती है। तो ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल का। ऑर्गेनिक सॉइल की आपको लिक्विड लिमिट कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी, तो वो भी मेंशन कर देता हूँ आगे। इफ आई मेंशन दिस पॉइंट आल्सो, सो ऑर्गेनिक सॉइल have generally high value of liquid limit, लिक्विड लिमिट बहुत ज्यादा होती है इनकी, सो ग्रेटर देन 50%, बट देयर प्लास्टिक लिमिट is also comparatively high, उनकी प्लास्टिक लिमिट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। hence their plasticity index is less। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक सॉइल प्लास्टिक नहीं होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। तो पहली चीज, इनऑर्गेनिक सॉइल की आपको लिक्विड लिमिट 100% से ज्यादा नहीं मिलेगी अगर वो वॉल्केनिक ओरिजिन की नहीं है। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक सॉइल की लिक्विड लिमिट जनरली बहुत ज्यादा होती है, 50% से ऊपर कुछ भी हो सकती है। पर लिक्विड लिमिट ज्यादा होने के साथ साथ उनकी प्लास्टिक लिमिट भी ज्यादा होती है, इसलिए उनका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या निकल के आता है? कम निकल के आता है। अब अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम निकल के आ रहा है, इसका मतलब उनकी प्लास्टिसिटी क्या है? कम है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉइल में डिफरेंशिएट करने के लिए सवालों में आपको ये दो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेंगी। यू टू यूज दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन।
क्लियर है? सो यू आर डन विद योर फर्स्ट चैप्टर. आपको जो पहला चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का, दैट वी हैव कंप्लीटेड. So first chapter of the soil mechanics is being completed. So properties of the soil we have discussed. So rest we'll continue tomorrow. बाकी कल कंटिन्यू करते हैं फिर अब. So rest of the point we'll discuss tomorrow. तो कल हम स्टार्ट कर देंगे classification of soil. So tomorrow we'll be discussing classification of the soils. Thank you everyone.